एक अमीर लड़की जो कंपनी की सीईओ थी खाना खा रही थी। उसने मुझे सड़क किनारे बैठे किस्मत बताते देखा और सोचा शायद मुझे खाना नहीं मिला, तो उसने मेरे लिए भी एक प्लेट मंगवा दी। पर मैं तो किस्मत बताने वाला बंदा हूँ, विदेश में रहकर आया हूँ, तो सोचा उसका एहसान चुका दूं। मैंने कहा चलो मैं आपकी किस्मत देख देता हूँ। वो मेरी तरफ मुड़ी और मैंने सीधा बोल दिया, आप बचपन से अमीर घर से हो, पैसे की कोई कमी नहीं रही, पर आपकी किस्मत में रिश्ते कमज़ोर हैं। माता पिता जल्दी गुजर गए, कोई सगा भाई बहन नहीं, घर में अकेली बेटी हूँ। पर एक बहन है जिससे बहुत लगाव है, शायद वो पालक बहन है, माता पिता की गोद ली हुई। पैसे की तो कोई कमी नहीं, पर बाकी सब चीज़ों में किस्मत साथ नहीं देती। जिंदगी में चार बड़ी मुसीबतें आनी हैं, दो निकल चुकी हैं। पहली माता पिता की मौत, जो अपनी जान देकर आपको बचा गए। दूसरी 3 साल पहले हुई थी। इतना कहकर मैंने माथे पर हल्की सिकुड़न लाई। अभी कुछ और बोलने ही वाला था कि वहां खड़ी असिस्टेंट यूं हंस पड़ी। बोली, मेरी बॉस मी ग्रुप की सीईओ हैं, ये सब बातें तो इंटरनेट पर मिल जाती हैं, ठगी करनी है तो थोड़ी मेहनत तो करो। असल में उसे मुझ पर गुस्सा नहीं था, बस लगा कि ठग की स्किल कमजोर है, सारी बातें इंटरनेट से रटी हुई लगती हैं, कोई एक्सपीरियंस ही नहीं। मुझे गुस्सा नहीं आया, बस हम बोला और आगे कहा, मी मैडम की तीसरी मुसीबत आज है उत्तर दिशा में। इससे बचना है तो जैसे ही यहाँ से निकलो दक्षिण की तरफ जाना, उत्तर बिल्कुल मत जाना। घर पहुंचकर आज रात सुबह होने से पहले बाहर मत निकलना। तभी रेस्टोरेंट का मालिक खाना लेकर आया और मेरी बात सुन ली। वो हंसते हुए बोला, लड़के तेरी बातें तो एकदम सही लग रही हैं, चल मेरी भी किस्मत देख दे, बता कब पैसा आएगा। मैंने पूछा, पक्का देखनी है? मैंने अपना बोर्ड जो कुर्सी पर रखा था दिखाया। एक बार देखने के 1000 रुपए। मालिक ने हाथ हिलाया, नहीं भाई इतना महंगा नहीं चाहिए, इतने पैसे कहाँ से लाऊं? सामने वाली मार्केट में झींगे बेचने वाला तो 20-50 में ही देख लेता है, मेरी दुकान तो एक दिन में 1000 भी नहीं कमाती। असल में मालिक बस मजाक कर रहा था। सोच रहा था इतना छोटा लड़का, इतना युवा, कैसे इस काम में एक्सपर्ट हो सकता है। पर उसे क्या पता था ये लड़का सच में पूछ बैठेगा कि देखनी है या नहीं। मालिक ने फिर उत्सुकता से पूछा, तूने जो इस मी मैडम की मुसीबत बताई आज उत्तर दिशा में, अगर वो तेरी बात नहीं मानी और आज उत्तर की तरफ चली गई तो क्या होगा? मैंने बिना किसी भाव के जवाब दिया, गंभीर चोट, लगभग 2 साल कोमा में। ये सुनते ही पूरा माहौल शांत हो गया। मालिक को एहसास हुआ मैं मैडम के साथ मजाक नहीं कर रहा। वो तुरंत पलट कर अंदर चला गया, जैसे कुछ काम याद आ गया हो। तीनों में से असिस्टेंट लियो अब भी सदमे से बाहर नहीं आई थी। मैं चुपचाप खाना खाता रहा। मेरे लिए तो ये किस्मत बताने का बदला था। मैंने आराम से खाना खाया, पर मीकाई जिसकी किस्मत बताई गई थी, उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल शांत थी। उसने एक अलग ही सवाल पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने खाना निगलते हुए जवाब दिया, युनमो। युन जैसे बादल, मो जैसे अंत। तुम किसी अल्पसंख्यक समुदाय से हो क्या? मैंने कहा, मैं वूफांग घाटी से आया हूँ, गुरुजी ने ये नाम दिया, युनमो। असली नाम याद नहीं। असली नाम तो मेरी वो याददाश्त है जो मुझसे छीन ली गई थी, इसलिए सच में याद नहीं। असिस्टेंट लियू पूछने ही वाली थी कि वो फांग घाटी कहाँ है, तभी उसने देखा मी काय की व्हीलचेयर हिलने लगी। काम की आदत के चलते वो तुरंत खड़ी हो गई। मुड़कर देखा तो ड्राइवर गाड़ी लेकर सड़क किनारे रुक चुका था। मी काई पहले ही गाड़ी की तरफ बढ़ चुकी थी। असिस्टेंट लियू भागकर उसके पीछे गई। मैंने देखा मी काई एक हाथ से गाड़ी का दरवाजा और दूसरे हाथ से पिछली सीट पकड़ रही थी। लियू ने उसे व्हीलचेयर से गाड़ी में बिठाया। मुझे थोड़ा अफसोस हुआ। मैंने मन में सोचा अगर मेरी ऊर्जा भरपूर होती तो शायद स्पिरिट शाम से मी मैडम की चोट भी ठीक हो जाती। गाड़ी चलते ही असिस्टेंट लियू तुरंत बोली, मी मैडम, वो बंदा जरूर ठग है। वो फार्म जैसी कोई जगह मैंने कभी सुनी ही नहीं। इतनी ताकत होती तो एक टाइम का खाना भी ना तरसता। मीकाई कुछ नहीं बोली, बस सिर झुकाकर कनपटी मलती रही। अचानक उसने पूछा, दोपहर का शेड्यूल क्या है? असिस्टेंट लियू तुरंत गंभीर हो गई, वापस काम के मूड में आ गई। बोली, दोपहर में रिसर्च डिपार्टमेंट की मीटिंग है, आपको अटेंड करना है। और शाम को पुराने घर। दादाजी ने सुबह फोन किया था, कहा कि रात का खाना पुराने घर में खाना है, कोई मी परिवार के गुरुजी आ रहे हैं मेहमान बनकर। ये कहते ही असिस्टेंट लियू को अचानक ध्यान आया, कहीं ये इतना कोइंसिडेंस तो नहीं? चाहे ऑफिस हो या पुराना घर, दोनों ही उत्तर दिशा में पड़ते हैं। मीटिंग कल सुबह तक टाल दो और दादाजी को फोन करके बोल दो तबीयत ठीक नहीं, आज नहीं आ पाऊंगी। मिकाई ने असिस्टेंट लियो को यह कहते ही ड्राइवर को सीधे घर चलने का आदेश दे दिया। इस गली से निकलते ही दाईं तरफ मुड़ना, गाड़ी शिनान इलाके की तरफ चल पड़ी। असिस्टेंट लियो कुछ बोल नहीं पाई। अभी 1 मिनट पहले ही उसने कहा था कि वो ठग है, और अब मी मैडम ने अचानक दोपहर का पूरा शेड्यूल कैंसिल करके सीधे घर जाने का फैसला कर लिया। रेस्टोरेंट से मी काई के घर तक 1 घंटे का रास्ता था। असिस्टेंट लियो ने गाड़ी सोसाइटी में घुसने के बाद ही हिम्मत करके फ़ोन निकाला, थोड़ी शॉर्ट वीडियो देखने के लिए। स्क्रीन खोलते ही वहाँ की सबसे बड़ी खबर आ गई सामने। असिस्टेंट लियो ने एक नज़र देखी और चौंक कर बोल पड़ी, मैडम देखो, होमयांग रोड पर हादसा हो गया। असिस्टेंट लियो ने तुरंत अपना फ़ोन आगे बढ़ाया। होमयांग रोड पर हादसा हो गया। होमयांग रोड इन दिनों ऑफिस जाने का इकलौता रास्ता था। दूसरी बड़ी सड़क पर मरम्मत का काम चल रहा था, इसलिए इन दिनों ऑफिस जाने के लिए होमयांग रोड से गुजरना ही पड़ता। सड़क वैसे भी बहुत तंग थी। पहले 2 लेन थी, पर दोनों तरफ पुराना मॉल तोड़ा जा रहा था, इसलिए एक लेन बंद कर दी गई। बस एक ही रास्ता बचा था। ऑफिस के टाइम में तो ये सड़क आधा घंटा तक जाम रहती। 15 मिनट पहले कंस्ट्रक्शन साइट पर क्रेन खराब हो गई, एक भारी मेटल शीट सीधे ऊपर से गिरी, इसी सड़क पर आकर लगी। मॉल मालिक का बेटा जो निरीक्षण करने आया था, उसकी वही मौत हो गई। मैडम देखो, वीडियो में इतनी बड़ी जीप गाड़ी पूरी तरह चकनाचूर हो गई।
अगर मुझे सही याद है तो ये गाड़ी असिस्टेंट लियू बोलते बोलते और डर गई। अगर मी मैडम दोपहर का शेड्यूल कैंसिल करके वापस ना आती तो हादसे के वक्त हमारी गाड़ी वहीं होती। इतनी भारी मेटल शीट गिरती तो कई गाड़ियां चपेट में आ जाती। अगर मी मैडम अचानक घर न लौटती और यहीं ट्रैफिक में फंसी ना होती तो गाड़ी में बैठे तीनों लोग भी उसी में होते। असिस्टेंट लियू को सोचते सोचते पैरों तले से ठंडक चढ़ने लगी। अब उसे समझ आया, पीछे मुड़कर देखने पर डर लगना किसे कहते हैं। मी मैडम की किस्मत वाकई कमाल की चीज है। असिस्टेंट लियू अब मन ही मन खुद को कोस रही थी। दिल कर रहा था वापस जाकर उस बड़े भाई के पैर पकड़ ले। अभी अभी उसने उसे नीचा दिखाया था, चुपके से ठग भी बोला था, जबकि वो लड़का भले उम्र में छोटा हो पर सच में एक्सपर्ट निकला। यहाँ खाना खत्म करके मैं फिर अपना बोर्ड लेकर वापस उसी जगह बैठ गया। यहाँ लोग तो बहुत आते जाते थे, पर ज्यादातर कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले मजदूर थे। मेरे सामने से गुजरते वक्त मेरी शक्ल देखकर एक नज़र डालते, फिर बोर्ड पर लिखा पढ़कर बड़बड़ाते, पागल है क्या, और आगे बढ़ जाते। कोई हैरानी की बात नहीं। फिर एक दिन बिना किसी ग्राहक के निकल गया। रात 9 बजे के आसपास ढाबे पर बस 3-4 मजदूर बैठे शराब पी रहे थे, बातें कर रहे थे। जब वो काम खत्म करके आते मैं वहीं बैठा रहता। जब वो रात का खाना खाने आते मैं तब भी वहीं होता। फैंग युआन इस साइट पर 1 साल से ज्यादा से काम कर रहा था। उसने ढाबे वाले से पूछा, इतनी रात हो गई ये लड़का घर क्यों नहीं जाता? इतनी रात में तो यहाँ कोई नहीं बचता। ढाबे वाले ने कहा, मुझे भी नहीं पता, सुबह से बोर्ड लेकर बैठा है। कहता है किस्मत और चेहरा देख सकता है, पर लगता है खाने के भी पैसे नहीं। दोपहर में एक मालिक की किस्मत देखी थी, बदले में एक टाइम का खाना मिला। ढाबे वाला सिर खुजाते हुए बोला, उस बंदे ने उसे खाना खिलाया, पर इसने कोई अच्छी बात नहीं बोली, उल्टा बोल दिया आज कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। फैंग युआन दिल का नरम इंसान था। जब सुना कि पैसे नहीं है खाने के तो तुरंत चम्मच। लड़के, यहाँ आसपास सारी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, आने जाने वाले लोग सब मिले जुले हैं, रात भी हो गई है, अकेले यहाँ रहना सेफ नहीं। फैंग युआन ने समझाया, क्या घर वालों से झगड़ा करके निकले हो घर से? चाहे जो भी हो जाए, घर वालों से अपनी सेफ्टी सबसे ज़रूरी है, जल्दी घर जाओ। फैंग युआन ने जेब से पैसे निकाले, ये 200 रुपये रख लो, टैक्सी लेकर घर जाओ और कुछ खाने पीने का ले लेना। तुम लोग नौजवान तो मिल्क टी पीना पसंद करते हो ना? इंटरनेट पर तो कहते हैं कोई भी बुरा मूड हो एक कप मिल्क टी से ठीक हो जाता है। जाते वक्त एक कप ले लेना, थोड़ा अच्छा फील होगा। इतने अच्छे दिल वाले इंसान के लिए मुझे थोड़ा और धैर्य रखना चाहिए। मैंने पलटकर फैंग युआन की तरफ मुस्कुराकर सिर हिलाया, समझाया, मैं तो यहीं पास में रहता हूँ। अच्छा, मैं तो सालों से यहाँ रहता हूँ, तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। अभी हाल ही में शिफ्ट हुए हो क्या? मैंने सोचकर सिर हिलाया। हाँ यही सही है, अभी कुछ ही दिन पहले आया हूँ, इसीलिए शायद चेहरा नया लग रहा है। फैंग युआन ने पैसे वापस नहीं लिए, सीधे मेरे हाथ में थमा दिए। बोला, ये रखो, कुछ अच्छा खा लेना और जल्दी घर चले जाना। देखने में लगता है अभी हाई स्कूल में हो, इतनी देर हो गई तो घर वाले परेशान होंगे। मैंने पैसे लौटाने के लिए हाथ उठाया ही था कि तभी एक गाड़ी वहां से गुजरी। गाड़ी की लाइट सीधे फैंग युआन के चेहरे पर पड़ी। तभी मैंने उसका चेहरा साफ देखा। देखते ही माथे पर सिकुड़न आ गई। सोचकर पैसे फिर से हाथ में पकड़ लिए। मैंने कहा, ये 200 रुपये मैं रख लेता हूँ, ये आपकी किस्मत देखने की फीस समझ लो, शुरुआती फीस समझ लो। अगर आपको ठीक लगे तो अंकल अपनी जन्म तारीख और टाइम बता दीजिए। मुझे आपके चेहरे में कुछ दिख रहा है जिसे समझने के लिए आपकी कुंडली चाहिए। फैंग युआन हंस पड़ा, सोचा शायद बच्चे को बहलाना है। बोला, ठीक है, ये किस्मत देख लो, फिर जल्दी घर जाना, कल फिर स्कूल भी तो है। फैंग युआन ने अपनी जन्म तारीख और समय बता दिया। ढाबे वाले ने पहले ही कहा था कि ये लड़का अच्छी बातें नहीं बोलता, वो देखना चाहता था इस बार क्या कहेगा। लड़के ने उंगलियों पर गिनती की, होंठ हल्के से हिलाए जैसे कुछ बुदबुदा रहा हो। अचानक सिर उठाकर एक नजर डाली, फिर माथे पर सिकुड़न आ गई। अंकल, आपकी कुंडली से पता चलता है आप उत्तर दिशा में पैदा हुए, घर में 6 भाई बहन हैं। आप बड़े भाई बहनों के बाद और छोटे भाई बहनों से पहले, यानी नंबर 4 पर। घर में माता पिता की कोई खास तवज्जो नहीं मिली। बचपन में किसी पालक माता पिता के पास भेजा गया था, बाद में उनके खुद के बच्चे हो गए तो वापस असली माता पिता के पास भेज दिया गया। फैंग युआन का चेहरा हैरानी से भर गया। सब सही निकला। आपकी शादी देर से हुई और शादी में भी परेशानियां रहीं, संतान भी ज्यादा नहीं, लगता है अभी तलाकशुदा है। आपकी एक बेटी है, इस साल सिर्फ 5 साल की, उत्तर के गांव में पल रही है। ढाबे का मालिक बाहर आकर बीच में बोल पड़ा, हंसते हुए, तुम्हारी बात तो सारे साथी मजदूर जानते हैं, हो सकता है इससे पहले सुनी हो और अब यहाँ मजाक बना रहा हो तुम्हारा। मैंने ढाबे वाले की बात नज़रअंदाज की, फैंग युआन से बात जारी रखी। इस बार मैं बोला, मेरा लहजा एकदम सख्त हो गया, जैसे हुक्म दे रहा हूँ, अभी तुरंत अपने घर फ़ोन करो, माता पिता को बोलो अभी घर से निकलकर बेटी को ढूंढें, पानी वाली जगह देखें। फैंग युआन अभी भी हैरान खड़ा था। मैंने सख्ती से कहा, इतनी देर क्यों कर रहे हो, अभी देर हो जाएगी। मैंने अभी तुम्हारा चेहरा देखा, माँ बेटी के भाग्य में ताज़ा खून के निशान है, ये बहुत बुरा संकेत है। तुम्हारी कुंडली से साफ है, तुम्हारी किस्मत में बेटी का नुकसान लिखा है। ये सुनते ही फैंग युआन घबरा गया, फोन निकालकर घर पर कॉल गाने लगा। पता नहीं क्यों माता पिता का फोन नहीं उठ रहा था। कई बार कोशिश की, कोई जवाब नहीं आया। ढाबे वाले का दिल भी अटक गया, सच में हो रहा है या नहीं। सब घबरा गए। फैंग युआन, तुम अपने पड़ोसी को फोन करो, वो ढूंढने में मदद कर सकता है। ढाबे वाले ने यह सलाह दी। जब फैंग युआन पड़ोसी का नंबर ढूंढ रहा था, ढाबे का मालिक मेरी तरफ देखने लगा, पर देखा कि मेरी नजर लगातार फैंग युआन के चेहरे पर टिकी थी। आखिरकार फैंग युआन का फोन पड़ोसी से लग गया। दूसरे अंकल, मेरे माता पिता का फोन नहीं लग रहा,
यहाँ किसी ने कहा है आज रात मेरी बेटी को कुछ बड़ी मुसीबत होने वाली है, प्लीज जाकर देख लो मेरी बेटी घर पर है या नहीं। दूसरे अंकल ने सुनते ही सख्ती से कहा, तुम्हारी बेटी घर में नहीं है, मैं अभी घर के बाहर बैठा सबसे बात कर रहा हूँ। 7 बजे के आसपास तुम्हारी बेटी को देखा था, वो तुम्हारे घर में कोई नहीं है। ये सुनते ही फैंग युआन और घबरा गया। दूसरे अंकल, प्लीज मेरी बेटी को ढूंढो, पानी वाली जगह देखो। मैंने फिर पूछा, अंकल आपकी बेटी की जन्म तारीख और टाइम बताओ। शुरू में फैंग युआन इसे बच्चों जैसा खेल समझ रहा था, पर अब बात उसकी बेटी की थी। दिल घबराहट से भर गया। अब वो शुरुआती मजाक वाला भाव भूल चुका था। मेरी बात खत्म होते ही फैंग युआन ने तुरंत जन्म तारीख बता दी। आधे मिनट बाद मैंने तेज आवाज में कहा, पूर्व दिशा में ढूंढो, पूर्व में जहां पानी हो। फैंग युआन ने तुरंत ये बात फोन पर दूसरे अंकल को दोहराई। दूसरे अंकल को याद आया, हमारे गांव के पूर्व में एक कुआं है। अंकल फोन हाथ में लिए दौड़ पड़े। दौड़ते दौड़ते सामने एक बच्चा दिखा। वापस आते हुए अंकल ने रोककर फैंग परिवार के सबसे बड़े लड़के से पूछा, तुम्हारी चचेरी बहन कहाँ है? दिख नहीं रही। लड़के ने बस इतना कहा, नहीं पता, कहीं खेलने गई होगी। फिर अंकल का हाथ छुड़ाकर भाग गया। उसके पीछे बाकी बच्चे भी भाग गए। बच्चों की रफ्तार तेज थी, तुरंत गायब हो गए। अंकल चाहते थे रोककर और पूछें, पर वक्त नहीं था। बस पुराना फोन हाथ में लिए आगे दौड़ते रहे। कुएं के पास पहुंचे तो देखा ऊपर पत्थर रखा था। थोड़ी राहत मिली। सोचा शायद कुएं में तो नहीं है, पत्थर तो अभी भी वहीं है। पर बात पूरी होते ही अंकल ने देखा, कुएं के पास पानी फैला था। साफ लग रहा था अभी अभी कोई पानी भर रहा था। अंकल 2 कदम और आगे बढ़े। उम्र ज्यादा थी, कान भी कमजोर थे, फिर भी लगा जैसे कोई आवाज आ रही है, जैसे कुछ पानी में छपक रहा हो। अंकल ने तुरंत फोन जेब में डाला, जोर लगाकर कुएं के ऊपर का पत्थर हटाया। अरे बाप रे, कुएं में सच में एक बच्चा था। हाथ पैर मारते हुए, मदद के लिए चिल्लाते हुए, आवाज धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। हे भगवान, फैंग युआन तुम्हारी बेटी सच में इसी कुएं में है। अंकल ने तुरंत कुएं में चिल्लाया, डरना मत, अंकल अभी बाल्टी नीचे भेज रहा है, ध्यान से देखना, बाल्टी सिर पर ना लगे, बाल्टी पकड़ लेना, अंकल तुम्हें ऊपर खींच लेगा। पुराने फोन की आवाज बहुत साफ थी। अंकल के झुकते ही यहां तक बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। 2 मिनट बाद अंकल आखिरकार बच्ची को कुएं से बाहर निकाल लाए। बच्ची के पेट में थोड़ा पानी भी चला गया था। अंकल ने तुरंत बच्ची को पेट के बल लेटाकर पीठ पर जोर से थपकी दी, ताकि पानी बाहर निकल जाए। थोड़ी देर बाद बच्ची की रोने की आवाज साफ होने लगी। बच्चों को महंगी चीजों की समझ नहीं होती, अच्छे घर का भी पता नहीं होता। उनके लिए तो बस अपने पापा के साथ होना ही दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। मैंने फैंग युआन को सहारा देकर उठाया। बच्ची बचा ली गई थी। बचने के बाद सबसे पहला नाम जो उसने पुकारा वो दादा दादी का नहीं, तुम्हारा था। ढाबे के मालिक ने सिर हिलाया, महाराज सही कह रहे हैं। दादा दादी ने इतने साल पाला, पर बचने के बाद सबसे पहले उनका ख्याल नहीं आया। इसका मतलब तुम्हारे माता पिता ही उसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। बच्चा भले छोटा हो, पर मूर्ख नहीं होता। कौन उसे प्यार करता है, कौन नहीं, ये उसे दिल से पता होता है। फैंग युआन ने आंसू पोंछे, जेब टटोली, पर आजकल तो सब ऑनलाइन पेमेंट का जमाना है। उसने जेब में जो 200 रुपए कैश रखे थे, वो काफी पुराने थे। मैंने ढाबे वाले से सुना था, एक बार किस्मत देखने के 1000 रुपए लगते हैं। महाराज मैं फोन से पेमेंट कर देता हूँ। वो 200 रुपए तो मैंने आपको मिल्क टी के लिए दिए थे, वो अलग बात है, फीस मैं अलग से दूंगा। मैंने सिर हिलाकर मना किया, मैंने तो शुरू में ही कहा था 200 रुपए शुरुआती फीस के तौर पर लूंगा, तो यही किस्मत देखने की फीस है। पैसे मैं ले चुका हूँ, किस्मत भी बता चुका हूँ। फैंग युआन, तुम्हारी किस्मत में बहुत बड़ा पैसा तो नहीं, पर तुम मेहनती हो, ईमानदार हो, दिल के अच्छे हो, इसलिए खाने पीने की कभी कमी नहीं रहेगी। फैंग युआन का दिल इतना नरम था कि एक लड़के को आधी रात सड़क किनारे अकेला बैठा देख नहीं पाया। मेहनत की कमाई होते हुए भी अपने बच्चे की तरह प्यार से देखभाल करने को तैयार था। पर इतना ही सुनकर फैंग युआन बहुत ज्यादा एहसानमंद हो गया। जबरदस्ती पैसे ट्रांसफर करने पर अड़ गया। आखिर में मैंने हाथ हिलाकर बोला, फोन ही नहीं है मेरे पास। तभी वो माना। फैंग युआन ने तुरंत ऑनलाइन कल घर जाने की ट्रेन टिकट बुक कर ली। रात का खाना भी नहीं खाया, फौरन कॉन्ट्रैक्टर को फोन करके छुट्टी मांगी। फिर वापस गया कल घर जाने का सामान बांधने। साथ ही ढाबे के मालिक से रिक्वेस्ट कर दी, आसपास कोई सस्ता किराए का घर हो तो देख लेना। पहले फैंग युआन साथी मजदूरों के साथ साइट के बड़े कमरे में रहता था, पर अब बेटी को यहाँ लाना था तो वहाँ रहना ठीक नहीं लगता। मैं तभी उठकर वहां से चल पड़ा जब फैंग युआन ढाबे वाले से बात कर रहा था। सच बात तो यह है, मैं वाकई इसी आसपास रहता था, बस किराए पर नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह जहाँ कोई किराया नहीं लगता, पुल के नीचे। ये पूरा इलाका डेवलपमेंट में था, हर तरफ कंस्ट्रक्शन साइट्स थीं। रात के 10 बज चुके थे, नदी किनारे अब कोई नजर नहीं आ रहा था। यही वजह थी कि आसपास सब साइट्स होने से नदी किनारे का माहौल बहुत अच्छा नहीं था। हर तरफ कंस्ट्रक्शन का कचरा पड़ा था, कुछ रेत के ढेर तो पहाड़ जैसे लग रहे थे। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तब बिल्कुल कंगाल था, इसलिए कहीं और जाने का सवाल ही नहीं था। इन दिनों मैं बस इसी इलाके में घूम रहा था। मेरा बिस्तर, कुछ खुले हुए कार्टन बॉक्स थे, कंबल भी कुछ और बॉक्स ही थे। अच्छी बात यह थी, ऊर्जा खत्म होने के बावजूद भूख तो लगती थी, पर मुझे इससे कोई परेशानी नहीं थी। वापस जाकर सोना, ध्यान लगाना, यही मेरी साधना और आराम था। 200 रुपए कमाए तो थे, पर होटल में रुकने जितना ऐशो आराम नहीं कर सकता था। एक तो मेरे पास कोई पहचान पत्र नहीं था,
दूसरा, रहने की सहूलियत से ज़्यादा मुझे भूखा रहना पसंद नहीं था। मैंने एक लंबी सांस ली। सोचा, वो फोंग घाटी के यूनमो गुरु की इतनी बुरी हालत है, अगर ये बात वहाँ पहुँच गई तो अपने ही लोग हंसी उड़ाएंगे। बैठने के बाद मैंने फिर अपना स्पिरिट चार्म खोलकर देखा। कोई हैरानी नहीं, अब भी कोई हलचल नहीं थी। तभी चेक करते वक्त पता चला शरीर में एक हल्की सुनहरी रोशनी आ गई थी। ये पुण्य की शक्ति से मिली थी। और मुझे पता चला कि मैं इस पुण्य शक्ति को अपनी ऊर्जा में बदल सकता हूँ। ये तो एक बोनस निकला। आसपास सिर्फ कीड़ों और चिड़ियों की आवाज़ बची थी। मैंने अपने दोनों हाथ पेट पर रखे और आंखें बंद कर आराम करने की सोचा शायद कल मार्केट में स्टॉल लगाकर देखूं। पर तभी सुना, दो लोग कुछ मूली बोना, इंसान बोना जैसी बात कर रहे थे। साथ ही एक बच्चे के रोने की आवाज़ भी आ रही थी। आवाज़ की तरफ चला तो पता चला मूली की तरह बोया जाने वाला असल में एक बच्चा था। देखकर लगा बच्चा बस 5-6 साल का होगा। आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। बंधा हुआ शरीर कीड़े की तरह छटपटाकर भागने की कोशिश कर रहा था। लंबा मोटा आदमी। उसने बच्चे को पहले से आधे इंसान जितने गहरे गड्ढे में फेंक दिया। मेरे कदमों की आवाज़ इतनी हल्की थी कि जब तक मैं उन दोनों के पीछे जाकर खड़ा हुआ, इस मोटे पतले जोड़ी को पता ही नहीं चला। पर गड्ढे में पड़े लड़के ने मुझे देख लिया। आंसू भरी आंखें बड़ी करके बुरी तरह सिर हिलाकर मानो इशारा कर रहा हो, भाग जाओ। इसी लड़के के इशारे से पतले दुबले आदमी को एहसास हुआ कि पीछे कुछ है। मुड़कर देखा तो एक आदमी बिना किसी आहट के पीछे खड़ा था। चौंक कर चीखा, भूत आ गया। इस चीख से मोटा आदमी भी डर गया। मुड़ते ही कुछ समझ पाता उससे पहले एक हाथ सीधे उसके सिर पर आ गिरा। माथे पर एक जोरदार वार। मोटा आदमी वहीं आंखों के आगे अंधेरा छा जाने से बेहोश हो गया। मैंने हाथ चाकू की तरह उठाकर पतले आदमी की तरफ बढ़ाया, पर उसे छूने से पहले ही वो खुद ही बेहोश होकर गिर गया। मन ही मन सोचा, इतना डरपोक इंसान है क्या। हाथ वापस खींचा, दोनों को पार करके नीचे झुककर गड्ढे में पड़े लड़के को बाहर खींच लिया। फिर रेत के ढेर पर बेहोश पड़े लंबे छोटे दोनों को एक एक ठोकर मारकर गड्ढे में डाल दिया। दोनों का सिर नीचे था। मैंने हाथ हिलाकर ऊर्जा से दोनों को पलट दिया। अब सिर ऊपर था। फिर एक और इशारे से मिट्टी वापस गड्ढे में लौट आई। दोनों को इतना दबा दिया कि सिर्फ छाती से ऊपर का हिस्सा बाहर था। पूरी तरह गाड़ दिया। मूली बोना यानी क्या यही होता है। छोटे लड़के ने नाक सुड़कते हुए हाथ से आंसू पोंछे, फिर सीधा पूछ बैठा, भैया आप हो कौन, भगवान हो या भूत। मैं अभी। छोटे लड़के ने बिल्कुल मेरे जैसा हाथ हिलाया। भैया आपने तो बस 2 बार में उन दोनों बुरे लोगों को गिरा दिया। फिर एक बार में मिट्टी खुद ही गड्ढे में भर गई। मुझे बच्चा बहुत मजेदार लगा। हिम्मत भी गजब थी। इतना बड़ा किडनैप हुआ, जिंदा दफनाया जाना था, फिर भी डरा नहीं। इतनी साफ बात कर रहा है मुझसे। मैंने हाथ बढ़ाकर बच्चे का गाल पकड़ा। कहा, मैं भूत नहीं हूँ। लड़के की हिम्मत तो देखो। उसने सीधे मेरा हाथ पकड़ लिया। गर्म है भैया, तो सच में भूत नहीं हो। तो भैया तुम भगवान ही हो। थैंक यू मुझे बचाने के लिए। मेरा नाम झाओ सिंह है। मैं मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला। बच्चे को जमीन से उठाया, उसके कपड़ों पर लगी मिट्टी झाड़ी। पर साफ लग रहा था बच्चे को घसीटते हुए लाया गया था। पैंट और शर्ट दोनों फट चुके थे। यून मो ने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा। इतनी रात हो गई, अभी तक घर नहीं गए। तुम्हारे माता पिता बहुत परेशान होंगे। क्या तुम खुद चल सकते हो? अगर चल सको तो मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले चलूं। छोटे लड़के ने सिर हिलाया। अपना छोटा हाथ आगे बढ़ाकर मेरा हाथ पकड़ लिया, जैसे अभी सुरक्षा की तलाश हो। कायवा एरिया का पुलिस स्टेशन नदी से काफी दूर था। बच्चे के पास फोन नहीं था, मेरे पास भी फोन नहीं था। बीच में एक बार रास्ता भी भटक गए। शुरू में बच्चा चल तो रहा था, पर 1 घंटे बाद साफ लगने लगा कि अब नहीं चल पा रहा। फिर भी थकान की शिकायत नहीं की। बस कदम धीरे धीरे धीमे पड़ने लगे। नींद भी आने लगी। फिर भी कोशिश करता रहा मेरे कदम से कदम मिलाने की। एक हाथ से बार बार आंखें मलता, जो कभी भी बंद होकर सो सकती थी। मैंने पलटकर देखा तो उसका हाथ फौरन नीचे आ गया। आंखें जोर से खोलकर बड़ी करने की कोशिश करने लगा। बच्चे का यह अंदाज देखकर मुझे हंसी आ गई। झुककर बच्चे को पीठ पर उठा लिया। लड़के को थोड़ी झिझक हुई। भैया मुझे थकान नहीं है। अपनी ताकत जांचने के लिए मैंने बच्चे को एक हाथ से उठाकर आगे किया, फिर ऊपर उठाकर वापस नीचे रख दिया। यकीन नहीं है क्या? मैं तुम्हें ऐसे ही उठाकर पूरे रास्ते पुलिस स्टेशन तक ले जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और उठाकर ले जाने में तुम्हें आराम नहीं मिलेगा, इसलिए पीठ पर ही ले चलता हूँ। सुबह होने तक काफी देर चलने के बाद आखिरकार पुलिस स्टेशन पहुंचे। बच्चे को नीचे उतारा, फिर पुलिस वाले भाई को पूरी बात समझाई। इस बच्चे को 2 आदमियों ने किडनैप किया था। उनकी वैन अभी भी नदी किनारे खड़ी है। दोनों ने पुराने रेत के ढेर में गड्ढा खोदकर बच्चे को दफनाने की तैयारी की थी। मुझे मिला तो बचा लिया। वो दोनों बुरे लोग मैंने रेत में गाड़ दिए। कुछ देर के लिए बेहोशी में गए तो इतना कहकर मैंने लड़की को थोड़ा आगे किया। इस बच्चे का नाम झाओशन था। उसे अपने माता पिता का फोन नंबर याद था। मेरे पास फोन नहीं था। इतनी दूर चलकर आए, घर वालों को बता भी नहीं पाए। अगर परेशानी ना हो तो अपना फोन इस बच्चे को दे दीजिए, घर वालों को कॉल करने के लिए। मिंगजिंग को ये सारी बात समझ तो आई, पर उसे लगा ये सब बताना थोड़ा अजीब तरीके से हो रहा है। फिर भी बिना देर किए फौरन फोन उस गंदे से बच्चे को थमा दिया। झाओशिन को सच में माता पिता का नंबर याद था। फोन लेते ही पहले शिष्टाचार से बोला, थैंक यू अंकल, फिर कॉल लगाई। दूसरी तरफ बच्चे की मां पहले ही पागल हो चुकी थी। स्कूल छूटने के बाद से नैनी को किसी ने डंडे से मारकर बेहोश कर दिया था। बच्चे को उठाने वाले का चेहरा तक किसी ने नहीं देखा। पूरा परिवार अब तक ढूंढते ढूंढते रुका नहीं था। आंसू सूख चुके थे। जब फोन बजा, नी न्याओ तब भी गाड़ी चलाते हुए बिना किसी सुराग के सड़कों पर ढूंढ रही थी। मन ही मन कल्पना कर रही थी कि शायद सड़क किनारे बच्चा अकेला चलता दिख जाए, हाथ हिलाकर मम्मी चिल्लाए। फोन बजते ही लगभग रिफ्लेक्स में ब्रेक लगाया। फोन उठाकर देखा तो अनजान नंबर था। फिर भी बिना सोचे तुरंत कॉल उठा ली। फोन पर बच्चे की जानी पहचानी आवाज सुनते ही
मम्मी सुनते ही मिंगजिंग की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा तुम कहाँ हो? तुमने मम्मी को कितना परेशान किया ढूंढते ढूंढते। मम्मी पापा दोनों परेशान होकर मर रहे थे। मम्मी, मैं पुलिस स्टेशन में हूँ, मैं बिल्कुल सेफ हूँ, चिंता मत करो। एक बहुत हैंडसम भैया ने मुझे बचाया। उनकी ताकत बहुत ज़्यादा है। बस 2 बार मैं बुरे लोगों को गिरा दिया, फिर उन्हें उसी गड्ढे में डाल दिया जो मुझे दफनाने के लिए खोदा गया था। फिर मुझे पीठ पर उठाकर पुलिस स्टेशन ले आए, पुलिस अंकल के पास। 5 साल के बच्चे को सुरक्षित जगह पहुंचते ही सब हल्का लगने लगा। अपनी बहुत याद आने वाली मम्मी से बात करते हुए उसे अपनी पूरी एडवेंचर स्टोरी बतानी ही थी। ये भैया कितने कमाल के हैं। जैसे ही मिंगजिंग ने सुना मुझे दफनाने के लिए खोदा गया गड्ढा, दिल जैसे रुक गया। बेटा फ़ोन पुलिस अंकल को दे दो, मम्मी पापा तुरंत आ रहे हैं तुम्हें लेने। इंतजार करना मुश्किल था, तुरंत बच्चे से मिलना चाहती थी। पुलिस से लोकेशन लेते ही मिंगजिंग ने तुरंत घर वालों को वीडियो कॉल लगाई। पति, निकाई, माता पिता, बच्चा मिल गया। नए इलाके के दाचिंग रोड थाने में है। जो भी वहां से नजदीक हो पहले पहुंच जाए। गाड़ी धीरे चलाना, जल्दबाजी मत करना। बच्चे ने अभी अभी बात की मुझसे। ये सुनकर झाओ परिवार को आखिरकार राहत मिली। मैं दाचिंग रोड के करीब हूँ, करीब 20 मिनट में पहुंच जाऊंगी, तुम लोग गाड़ी धीरे चलाना। फोन रखते ही मी काई ने ड्राइवर को तुरंत डेवलपमेंट एरिया के दाचिंग रोड थाने जाने को कहा। देर रात सड़कें खाली थी। 20 मिनट से भी कम में गाड़ी थाने के बाहर रुक गई। मी काई को व्हीलचेयर पर बैठने में आधा मिनट लगा, तब जाकर अंदर पहुंची। जैसे ही ड्यूटी रूम के दरवाजे पर पहुंची, उसे बाहर से झाओ शिन की बड़बड़ाती आवाज सुनाई दी। इतना कुछ झेलने के बाद भी मुंह अभी भी नहीं रुक रहा था। इतना बोल पा रहा है मतलब सच में कोई बड़ी बात नहीं हुई। नीकाई ने आवाज लगाई, भतीजे, मौसी। मैंने पलट कर देखा, चौंक गया। किस्मत के खेल भी अजीब होते हैं। तुम हो? निकाई भी उतनी ही हैरान थी। झाओशिन 6 सेकंड में निकाई के पास पहुंचा, फिर वापस दौड़कर मेरे पास आया, मेरा हाथ पकड़कर बोला, मौसी, ये भैया ने मुझे बचाया। भैया बहुत जबरदस्त है। निकाई ने मेरा शुक्रिया अदा किया, फिर ज्यादा बात किए बिना पुलिस वाले से पूछने लगी यहाँ की पूरी स्थिति। मेरे साथी लोग यून मोजी के बताए हुए जगह पर पकड़ने गए हैं, शायद अभी तक पहुंच भी गए होंगे। मिंजिन ने सिर खुजाया। बस यहाँ रिपोर्ट लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। यून मोजी अपनी पहचान की जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, हम रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं। तभी उसने मेरी तरफ देखा, आवाज में हल्की झिझक आ गई। आपको अपना आईडी नंबर तक याद नहीं है? मैंने सिर हिलाया। इससे मिंगजिन का सिर और दर्द करने लगा। मैंने कंधे उचकाए। फिर मुझे ऐसे समझ लो जैसे मैं हमेशा पहाड़ों में रहने वाला बिना रिकॉर्ड वाला इंसान हूँ। मिंगजिन बेबस होकर बोला, इतना आसान थोड़ी है ये सब। कुछ और कहने ही वाला था कि फोन बज उठा। पकड़ने गए साथी का फोन था। बताया कि रेत के ढेर पर दोनों आदमी मिल गए, पर वो दोनों जैसे पागल हो गए हैं, बस चिल्ला रहे हैं, भूत आ गया, भूत आ गया। और इन दोनों शक करने वालों में से एक तो लंबा मोटा है, शायद 90 किलो के आसपास होगा। 2 बालिग आदमी, उनमें से एक इतना लंबा चौड़ा और मजबूत, उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतना जवान लड़का कैसे इन दोनों संदिग्धों को इस तरह गिरा सकता है। मिंगजिन ने फोन रखा, फिर पलटकर मेरी तरफ देखा। चेहरे पर गंभीरता बढ़ गई। साहब, आप अपनी पहचान छुपा रहे हैं, बता नहीं चाहते। और उस तरफ दोनों संदिग्धों की हाइट वजन देखकर मुझे शक होने लगा है, कहीं आप उनके साथ मिलकर ड्रामा तो नहीं कर रहे। मिंगजिन का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। पहले तो ये समझ नहीं आता कि आपने अकेले उन दोनों को कैसे संभाला। यूमो ने हाथ फैलाकर कहा, इसमें समझने वाली क्या बात है? बस मेरी ताकत ज्यादा है। तुम एक जवान लड़के हो, ताकत कितनी होगी आखिर? मैं ड्यूटी रूम में एक चक्कर लगाकर निकाई की तरफ बढ़ा, सीधे उसके पीछे पहुंचकर निकाई को व्हीलचेयर समेत उठा लिया। वो भी सिर के ऊपर। बड़े आराम से बोला, मेरी ताकत इतनी है। मिंगजिन का मुंह खुला रह गया। निकाई दोनों हाथों से व्हीलचेयर के हैंडल कसकर पकड़े, हिलने तक की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। सिर्फ झाओ शिन ही उछल उछल कर ताली बजा रहा था। वाह भैया, आपकी ताकत सच में गजब है। मेरी मौसी को इतना ऊपर उठा लिया। झाओ जिंकी और उसकी पत्नी नी माओ ठीक उसी वक्त अंदर आए। ये नज़ारा देखकर दोनों वहीं जम गए। ये तो हद हो गई। डार्लिंग, क्या मुझे भ्रम हो रहा है? निकाई हवा में उठी हुई है? मैंने भी देखा। मिंगजिन को होश आया, फौरन मुझसे बोला, उसे नीचे उतारने को अगर गिर गई तो कौन जिम्मेदार होगा? मिंगजिन को अब यकीन आ गया। झाओ शिन दौड़कर नीमाओ के पास गया। पुलिस अंकल को बताओ, भैया सच में बहुत कमाल के हैं, वो बुरे लोगों के साथ नहीं है। मैंने निकाई को व्हीलचेयर समेत आराम से नीचे रखा, फिर मिंगजिन को समझाना जारी रखा। मैं साधना करने वाला इंसान हूँ, गुरुजी के साथ पहाड़ों में रहता हूँ, बाहरी दुनिया से लंबे समय से दूर हूँ, इसलिए सच में अपना पुराना नाम और आईडी नंबर याद नहीं। ये बात मिंजिन के कान में कुछ यूं पहुंची जैसे यून मो का कोई माँ बाप नहीं था, फेंक दिया गया था। फिर एक बूढ़े भिक्षु ने पहाड़ों में पाला, कभी स्कूल नहीं गया, आजकल की अनिवार्य शिक्षा से छूटा हुआ बच्चा। बूढ़े भिक्षु ने अच्छी मार्शल आर्ट सिखाई, सालों पहाड़ में अकेले रहकर सारा काम खुद करते करते इतनी जबरदस्त ताकत आ गई। झाओ जिंकी और मी माओ दोनों को भी यही लगा। अब मुझे देखने का उनका नजरिया पूरी तरह सहानुभूति से भर गया। रिपोर्ट लिखना मुश्किल हो गया। झाओ शिंगहोंग की आंखें भरी हुई थीं। मेरा हाथ पकड़े रखा, छोड़ने को तैयार नहीं। भैया, क्या मैं आपको अपने घर बुला सकता हूँ मेहमान बनकर? झाओ शिन ने सिर उठाकर माँ की तरफ देखा। मम्मी, मैं भैया को बुलाना चाहता हूँ, साथ में मेहमान बुलाना है। मिंगजिन ने सिर हिलाया। नहीं पता कल शाम आपके पास टाइम है या नहीं, हम आपका अच्छे से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। झाओ शिन को बचाने के लिए कल शाम घर मेहमान बनकर आइए। झाओ शिन ने देखा मैं झिझक रहा हूँ, मेरा हाथ पकड़कर हल्के से हिलाया। आ जाओ ना प्लीज। उसकी मासूमियत के आगे मैं टिक नहीं पाया। झाओ शिन के घर का पूरा पता ले लिया। एक पल में हाँ बोल दी। मिंगजिन ने पलटकर निकाई से कहा, तो मैंने छोड़ा ना। मिकाई, कल रात तुम भी सोई नहीं थी।
घर जाकर अच्छे से आराम करना। कंपनी का काम थोड़ा साइड में रख दो, खुद को आधे दिन की छुट्टी दे दो। मी ग्रुप इतना कमज़ोर नहीं कि टूट जाएगा, ठीक है। मी काई ने नज़रों से मी माओ पति पत्नी को झाओ शिन के साथ जाते देखा। बच्चा जाना नहीं चाहता था, फिर भी विदा हुआ। फिर मी काई ने यून मो को गाड़ी में बैठने का इनविटेशन दिया। कहाँ रहते हो, छोड़ देती हूँ, कुछ कदम कम चलने पड़ेंगे। यून मो को भी खुशी खुशी मंजूर था, गाड़ी में बैठ गया। समय का हिसाब लगाया, घर पहुंचकर कुछ घंटे आराम कर सकता है, फिर काम ढूंढने निकल सकता है। रास्ते भर दोनों में कोई बात नहीं हुई। आखिरकार गाड़ी रुकी। मैंने दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से उतरा। तभी मी काई को एहसास हुआ ये जगह बहुत सुनसान है। आवाज़ देकर पूछा, तुम यहीं आसपास रहते हो? मैंने सिर हिलाया। हाँ, फिलहाल यहीं रहता हूँ आसपास। कुछ दिनों बारिश आने वाली है, शायद जल्दी ही जगह बदलनी पड़ेगी। मीकाई ने एक कार्ड आगे बढ़ाया। घर बदलने में मदद चाहिए तो फ़ोन कर देना, मैं आदमी भेज दूंगी। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मैं खाली हाथ हूँ। पर्स में पहले ही कार्ड थमा दिया था। फिर बाय बोलकर गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया। ड्राइवर गाड़ी कुछ मीटर आगे ले गया। बैक मिरर में देखा तो मैं अब भी वहीं खड़ा था, गाड़ी को जाते हुए देख रहा था। ये सोचकर ये इंसान इतना सतर्क है, मी मैडम को अपने घर तक छोड़ने भी नहीं दिया, बस पास तक ही आने दिया। ज्यादा सतर्कता बुरी बात नहीं। मीकाई इतना कहकर सिर झुकाकर फोन से नीन याओ को मैसेज भेजने लगी। पुल के नीचे लौटते ही आंखें बंद करते ही नींद आ गई। कुछ घंटे सोने के बाद उठकर बोर्ड लेकर पास के सब्जी बाजार की तरफ चल पड़ा। सब्जी मार्केट में 8 रुपए खर्च करके नाश्ता किया। दिल में सोचा आजकल चीज़ों के दाम कितने बढ़ गए हैं। फिर भीड़ वाली जगह देखकर जहाँ किसी को रुकावट ना हो वहीं बैठ गया। मार्केट में लोगों की आवाजाही बहुत थी, पर पूरी सुबह निकल गई, अभी तक एक भी कस्टमर नहीं मिला। लोग बिना ध्यान दिए तेजी से निकल जाते, कोई कोई धोखेबाज बोलकर और तेज चलने लगता। मैं जेब में बचे पैसे गिनने लगा। झाओ के घर जाने से पहले 4 टाइम का खाना खाना है, हर टाइम करीब 10 रुपए, तो बचे सिर्फ 150 रुपए। किसी के घर जाना हो तो खाली हाथ नहीं जा सकते, कुछ फल या फूल भी लेने होंगे। बाकी पैसे शायद गिफ्ट के लिए भी पूरे ना पड़े। पूरा आधा दिन बीत गया, फिर भी कोई कस्टमर नहीं आया। बस सब्जी खरीदने आई एक आंटी से कुछ बात सुनी। यहाँ दाचिंग रोड पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। मी छाई ने फौरन पूछा, क्या झाओ शिन के केस में कोई अपडेट है? उस तरफ वाले पुलिस वाले ने कहा, झाओ शिन का केस मेरे हाथ में नहीं है, मेरे पास तो यू मो साहब और यहाँ के एक कॉन्ट्रैक्टर का मामला है। यू मो साहब ने आपका नंबर दिया है, आपको शायद यहाँ आना पड़ेगा। फोन रखते ही मिस छाई ने तुरंत असिस्टेंट लियू को बोलकर लीगल डिपार्टमेंट को बुलवाया। 2 लोग साथ लेकर दाचिंग रोड पुलिस स्टेशन जाने को कहा। 1.5 घंटे बाद नी छाई असिस्टेंट लियू और मिशी ग्रुप के लीगल डिपार्टमेंट के 2 लॉयर्स के साथ फिर से दाचिंग पुलिस स्टेशन में घुसी। मुझे इतना बड़ा तामझाम देखकर, इतने लोगों के साथ आते देखकर थोड़ा घबराते हुए सिर झुकाकर कुर्सी की टांगों को पैरों से पकड़ा। निछाई ने पहले यूमो को ऊपर नीचे देखकर ठीक होने की पुष्टि करके फिर पूछा, क्या हुआ था? मैंने दोनों हाथ मोड़कर पैर कुर्सी की टांग पर टिकाकर मुंह बिचकाते हुए कहा, बादशाह भी आ जाए तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। ये बात नाराजगी में कही गई थी। नीछाई ने फिर पुलिस वाले की तरफ देखा। बताइए क्या हुआ? पुलिस वाले ने सिर हिलाकर कहा, बात ऐसी है, इस कॉन्ट्रैक्टर ने रिपोर्ट की है कि यूमो साहब ने कल रात, जब साइट पर कोई नहीं था, साइट की सारी ईंटें उठाकर साइट के गेट पर रख दी, एक एक करके दीवार जैसी बना दी। पूरा गेट ही बंद हो गया। मैं कुर्सी से कूद पड़ा। गुस्से में बोला, मैंने बस ईंटें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट की, छुड़ाई तो नहीं। यकीन नहीं तो साइट का सीसीटीवी देख लो, गिनकर देख लो, एक भी ईंट कम नहीं है, और मैंने कोई ईंट तोड़ी भी नहीं, जितनी छुई सब बिल्कुल ठीक है। असिस्टेंट लियो ने पूछा, इतनी रात को इतना फालतू टाइम था क्या तुम्हारे पास? मैंने ठंडे लहजे में हंसते हुए कहा, फालतू टाइम नहीं था। इस बूढ़े ने पहले सीधे साधे लोगों को परेशान किया, अगर मैं गुस्सा दबा पाता तो इतनी मेहनत क्यों करता? कल मैं साइट पर टेम्पररी मजदूर बनकर ईंट उठाने गया था। डील ये थी कि एक ईंट के 5 पैसे मिलेंगे। काम खत्म करके पैसे लेने गया तो ये मुकर गया, पैसे नहीं दिए। जब पैसे नहीं दिए तो मैं इसकी ईंटें क्यों उठाऊं? इसलिए जो ईंटें उठाई थी वो वापस रख दी, बिल्कुल सलीके से लाइन में। मैंने क्या गलत किया? शुक्रिया तक नहीं बोला, बदतमीजी अलग से। किसी और के हिस्से का फायदा उठाना है तो मेरे साथ नहीं चलेगा। मीछाई ने पूरी बात सुनकर कॉन्ट्रैक्टर की तरफ देखकर पूछा, आपको कुछ एक्सप्लेन करना है? कॉन्ट्रैक्टर मीछाई और उनके लोगों को देखकर पहले ही चुप हो चुका था। कल सच में गुस्सा आ गया था इसलिए रिपोर्ट कर दी, पर सोचा नहीं था लड़का इतना काट भी सकता है, और जिसे बुलाकर लाया वो भी इतना ऊंचा आदमी है, 2 लॉयर साथ लेकर आया है, यानी केस फाइट करने की तैयारी है। मैं भी और झंझट नहीं चाहता। ठीक है ठीक है, मैं एक बड़ा आदमी होकर एक लड़के से क्या उलझूं? ईंटें वापस रखवा दो बस, कल की मजदूरी मैं अभी दे देता हूँ। मैंने ठंडी हंसी छोड़ी। तू और कॉन्ट्रैक्टर, मीछाई ने कहा, अगर कोई बड़ी बात नहीं है तो लॉयर लियू यहीं आपसे बात कर लेंगे, मैं अपने आदमी को ले जाती हूँ। ये अब ईंट वापस भी नहीं रख सकता। अगर तुझे नुकसान लगे तो मेरे लॉयर से बात कर, पर लॉयर तेरी कल वाली कॉन्ट्रैक्ट वायलेशन की जिम्मेदारी भी पूछेगा। कॉन्ट्रैक्टर से यही कहकर मी छाई ने फिर मेरी तरफ देखा। चलो, मैंने कॉन्ट्रैक्टर की तरफ देखकर एक बार हूँ बोला और लंबे कदमों से निकल गया। पुलिस स्टेशन से बाहर आते ही मैंने कहा, मैंने सोचा सोचा बस तुझे ही जानता हूँ। अगर कल मी छाई का कार्ड ना लिया होता तो आज पूरा दिन स्टेशन में ही निकल जाता, किसी को छू भी नहीं पाता। आज ये बात मान लो मुझ पर तेरा एहसान है। एहसान की बात नहीं, तू झाओ शिन का जान बचाने वाला है, तुझे लेने आना तो बस मामूली सी बात है। मी छाई कुछ सख्त होते हुए गाड़ी में चढ़ी। असिस्टेंट लियू ने नी छाई और व्हीलचेयर को डिक्की में रखने के बाद फ्रंट सीट पर बैठा।
गाड़ी में बैठते ही असिस्टेंट लियो ने पूछा, मास्टर, तुम्हारे पास इतनी बड़ी पावर है फिर भी साइट पर ईंट क्यों उठाने गए? क्योंकि मेरी ताकत बहुत है, टेम्परेरी मजदूरी में पैसे मिलते हैं। मैंने एक्सप्लेन किया। तुम्हें इतने पैसों की ज़रूरत है? असिस्टेंट ने पूछा। हाँ, ज़रूरत है। मैंने सच बताया। मेरे पास सिर्फ 140 बचे हैं, आज रात झाओ शिन के घर जाना है। सोचा ईंट उठाकर थोड़े पैसे कमाकर गिफ्ट ले लूंगा। वो बहुत हैरान हुई। तुम बस खुद चले जाओ, इतना काफ़ी है। किसी के घर जाने के लिए खाली हाथ जाने में क्या बुराई है? मैंने सिर हिलाया। फिर मी छाई की तरफ देखकर कहा, या फिर तुम मुझे शहर के बीचों बीच वाली भीड़ भरी जगह छोड़ दो, वहां भाग्य बताने बैठ जाऊंगा। आजकल लाइव स्ट्रीमिंग बहुत चल रही है, फोन से लाइव करके भाग्य बताओ ना। होंडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर एक ही मिस्टिक एस्ट्रोलॉजी वाला स्ट्रीमर है जो बहुत पॉपुलर है, असिस्टेंट लियू ने सजेस्ट किया। मुझे पता है लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में, मैंने कहा। सब्जी मार्केट में स्टॉल लगाते वक्त देखा था, वहां भी आंटियां फोन पर लाइव देख रही थीं। आंटियों को भी लाइव पसंद आता है। मैंने सोचकर बड़े ईमानदारी से पूछा, पर मेरे पास फ़ोन ही नहीं है। 140 रुपये में सेकंड हैंड फ़ोन मिल जाएगा जो लाइव कर सके? असिस्टेंट लियो हंसी नहीं रोक पाई। आजकल तो 140 में कीपैड फ़ोन भी नहीं मिलता, स्मार्टफोन तो सोचना भी मत। सेकंड हैंड भी कम से कम 700-800 का पड़ेगा। पर अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैंने सीधे अपनी गरीबी मान ली। असिस्टेंट लियो कुछ बोलने ही वाली थी कि मिशाओ ने पहले कह दिया, मैं पैसे उधार दे देती हूँ, पहले मेरे ऑफिस चलोगे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू मो डायरेक्टर मिशाओ मुझे अपने प्राइवेट रास्ते से ले गई। ऑफिस पहुंचते ही मिशाओ ने सेक्रेटरी को मिठाई, चाय और स्नैक्स लाने को कहा। सेक्रेटरी के आते ही उसने बगल में बैठी असिस्टेंट लियो की तरफ इशारा किया। पास के मॉल जाकर लेटेस्ट मॉडल का फ़ोन लाओ, कलर इससे पूछकर, साथ ही इसके पहनने के कुछ कपड़े भी, सिर से पैर तक सब कुछ लाना। अमी शाओ ने अपना कार्ड निकाल दिया। मेरे पर्सनल अकाउंट से इसी कार्ड से पेमेंट करो। मैंने सोचा फ़ोन हो या कपड़े, दोनों की ही अभी ज़रूरत है, इसलिए मना नहीं किया। सेक्रेटरी के जाने के बाद मैंने कहा, बिल संभाल कर रखना, ये तुझसे उधार लिया हुआ मान लेना, जब पैसे कमाऊंगा तो चुका दूंगा। नी शाओ ने होंठ हल्के से मोड़कर सिर हिलाकर मान लिया। असिस्टेंट लियो का काम बहुत जल्दी हो गया। मैं बस थोड़ी देर बैठकर स्नैक्स खाकर वापस आ गया। मैं कपड़े बैग में डालते डालते मी शाओ की तारीफ करने लगा। तो सच में एक अच्छी इंसान है। मी शाओ हंसते हंसते रुक ही नहीं पाई। तारीफ तो उसने बहुत सुनी थी, पर इतनी सिंपल सी बात, तो सच में एक अच्छी इंसान है। मी छाई ने पहली बार सुनी थी ऐसी बात। वो नीचे बैठकर होंठ दबाए मुस्कुराई। तुम्हारे पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, इसलिए मैंने सेक्रेटरी से अपने आईडी पर नया फ़ोन नंबर निकलवाया है। नी छाई ने याद दिलाया। अभी इन्फॉर्मेशन का ज़माना है, बिना आईडी के मुश्किल होती है। अगर चाहो तो मैं तुम्हारी पहचान पता कर सकती हूँ। फिर पूछा, पता नहीं तुम्हें अपने बारे में कितना याद है? मैंने बैग बंद करके सिर हिलाया। मेरी मेमोरी मैंने खुद छोड़ी है, और जैसे ही मुझे अपने गुरु के पास वापस जाने का रास्ता मिल जाए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बिना आईडी के तो बैंक अकाउंट भी नहीं खुलेगा, पैसे कैसे लोगे? असिस्टेंट ल्यू को ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी, और मेमोरी को खुद छोड़ना मतलब क्या? किसी से हिप्नोटाइज करवाया था? मैंने सिर उठाकर असिस्टेंट लियो की तरफ देखा। एक टेक्निक होती है जिससे इंसान की कुछ मेमोरी निकाली जा सकती है। अगर तुम ट्राई करना चाहो तो बाद में मैं तुम पर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, पर मैं उसे संभाल कर नहीं रखूंगा। असिस्टेंट लियो की आंखें फटी की फटी रह गई। फौरन सिर हिलाकर मना कर दिया। असिस्टेंट लियो को यू मो की ये रिक्वेस्ट बहुत अजीब लगी। और भी अजीब बात यह थी कि मिशाओ ने कह दिया, ठीक है, तू सच में एक अच्छा इंसान है। मिशाओ भी इन दो अच्छा इंसान वाली बातों पर हंस पड़ी। मैं सेक्रेटरी से पेमेंट क्यूआर कोड प्रिंट करवा देती हूँ तुम्हारे लिए। यूं मोह हंसते हंसते फ़ोन लेकर उसका फील समझने लगा, फिर आराम से इस्तेमाल करने लगा। अभी कौन सा लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म अच्छा है? ये सवाल मैंने लियो रुयान से पूछा। छोटे वही डायरेक्टर की कंपनी का मोमेंटम अभी अच्छा चल रहा है, ट्रैफिक भी अच्छा है। असिस्टेंट लियो की बात पूरी होने से पहले ही मी शाओ ने टोक दिया, किसी और कंपनी में जाओ। मी शाओ थोड़ी तेज आवाज़ में बोली, होंगियो अभी सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला प्लेटफॉर्म है। मैंने होंगियो ढूंढकर डाउनलोड किया और फ़ोन मी शाओ को दे दिया। मी छाई ने सिर्फ 1 मिनट में यूमो का अकाउंट बना दिया। नाम रखा वुफान यूमो। अपनी प्रोफाइल भी फिल कर लो। यू मो ने फ़ोन स्क्रीन पर टैप करके मुझे याद दिलाया। मैंने जल्दी से एक लाइन टाइप की, एक हाथ में देखना, एक कागज़ पर लिखना, फेंग शुई देखना, भूत भगाना एक्स्ट्रा चार्ज है, पहले पेमेंट फिर सर्विस। फिर मैंने पैर से बगल में रखा बैग धकेल कर कहा, इसे यहीं रख दो, आज रात झाओ शिन के घर जाते वक्त इसे साथ ले आना, मैं अभी पैसे कमाने जा रहा हूँ। नी छाई की कोई मीटिंग थी, इसलिए कंपनी के ड्राइवर को बोलकर मुझे पीपल स्क्वायर भिजवा दिया। पहुंचते ही मैंने जगह ढूंढकर नया बना हुआ बोर्ड खड़ा किया, फ़ोन स्टैंड पर लगाकर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की। मी छाई ने पेमेंट क्यूआर कोड प्रिंट करवाकर बोर्ड के सामने रखा दिया। साफ दिखता हुआ नया स्टॉल आया है, लगता है भाग्य बताने वाला है। इतना जवान लड़का देखकर सबने एक जैसी नजर डाली। हल्की सा छोड़कर इंटरेस्ट हटा लिया। ये नजरें मैं इन दिनों में बहुत देख चुका हूँ, मुझ पर फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने आप में लगा रहा, लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करके फ़ोन का फ्रंट कैमरा खुद पर सेट किया। लियू रुयान सबसे पहले फॉलो करने वाली थी। मुझे लाइव करते देखते ही बॉस के कहे अनुसार तुरंत 10,000 की गिफ्ट भेज दी। मेरे लाइव रूम को न्यू कमर रैंकिंग में ले आई। जल्दी ही लाइव रूम में बहुत सारे लोग आ गए। मैं सोच रहा था शायद कोई एंटरटेनमेंट या टैलेंट स्ट्रीमर होगा, पर देखा तो फॉर्चून टेलर स्ट्रीमर निकला। एक व्यूअर ने कमेंट किया, मैं डाकॉम मास्टर के लाइव रूम से आया हूँ, फॉलोअर हूँ। ये लाइव रूम बहुत बकवास लग रहा है। ये तो डाकॉम मास्टर की पॉपुलैरिटी देखकर उसी की हवा में आया लगता है। मैं भी डाकॉम मास्टर का फ़ैन हूँ। यहाँ डाकॉम मास्टर का नाम मत लो प्लीज़।
ऐसे कॉपी करके पॉपुलैरिटी चुराने वाले डाकोंग मास्टर के बराबर है क्या? सबको पता है डाकोंग मास्टर मिस्टिक एस्ट्रोलॉजी स्ट्रीमिंग में पहले नंबर पर है। ऊपर वाले, तेरा कॉपी कैट वर्ड बिल्कुल सही बैठा। इसका चेहरा एक्टर चेंग चेंग जैसा लग रहा है। कहीं पॉट बॉयल नहीं है ये। सच में उबकाई आ रही है। हर किसी की पॉपुलैरिटी पर सवारी करनी है। ऑफिशियल इस टाइप के लोगों को बैन क्यों नहीं करते? मेरी आंखें गंदी मत करो यहाँ। लियू रुयान पूरी स्क्रीन पर कमेंट्स भरे देखकर हैरान रह गई। बॉस ने गिफ्ट भेजने को कहा था। असली मकसद तो मुझे अटेंशन दिलाना था, पर सोचा नहीं था रैंकिंग बहुत तेज बढ़ने से इतने सारे हेटर्स आ जाएंगे। लाइव रूम की सारी कमेंट्स मैंने देख ली। मैंने कैमरा नीचे कर लिया, चेहरा नहीं दिखाया, पर इस मूव से लाइव रूम वालों को लगा मैं डर गया हूँ। फिर से कमेंट्स में ताना मारना शुरू कर दिया। मैंने आखिरकार एक्सप्लेन करते हुए कहा, मैंने कैमरा नीचे इसलिए किया क्योंकि डरा नहीं था, बस नहीं चाहता था बाद में आने वाले लोग सिर्फ मेरी शक्ल पर ध्यान दें। मैं उस चेंग चेंग नाम के एक्टर को नहीं जानता, ना ही मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। डरने की जरूरत नहीं, मैं जन्म से ऐसा ही दिखता हूँ। और अगर मेरे गुरु को मैं पसंद नहीं तो मेरे लाइव रूम से जा सकते हो। मैंने बोर्ड को आगे खिसकाया ताकि लाइव रूम वालों को बोर्ड पर लिखा साफ दिखे। एक हाथ, एक कागज, हिम्मत है तो पूछ लो। RANK1 व्यूअर ने कमेंट किया, पागल हो गए हो क्या तुम लोग? नए स्ट्रीमर पर इतना क्यों बरस रहे हो? मास्टर सच में सटीक बताता है, मैं गवाह हूँ। फिर RANK1 वाले ने फिर बोला, अपने ही लोग तारीफ कर रहे हैं, किसी ने ताना मारा। पसंद नहीं, यकीन नहीं तो लाइव रूम छोड़ सकते हो। अगर भाग्य पूछना है तो मुझसे कनेक्ट करो। मैं बोला। पूरी स्क्रीन गया गया वाले कमेंट से भर गई। कुछ नए आए व्यूअर्स पूछने लगे क्या हुआ यहाँ। इन्हीं कमेंट्स में एक लंबा कमेंट अलग से दिखने लगा, मास्टर क्या आप किसी को ढूंढने में मदद कर सकते हैं? मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। मेरे पापा 3 दिन से गायब हैं। मैंने देखा तो निश्चित होकर बोला, पक्का बता सकता हूँ, कनेक्ट करो। कमेंट्स फिर से तेजी से भरने लगी। देर आए दुरुस्त आए। जब ये सब लोग कमेंट से स्क्रीन भर रहे थे तभी थोड़ी देर पहले मदद मिल सकती है क्या पूछने वाला नया फॉलोअर सीधे 1000 रुपये की हॉट एयर बैलून गिफ्ट भेजकर कनेक्ट करने की रिक्वेस्ट कर देता है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ तो सामने करीब 30 साल की एक औरत दिखती है। आंखों के नीचे पांदा जैसे काले घेरे, साफ लगता है कई दिनों से सोई नहीं है। झूशिंग पहले सोच रहा था ऑनलाइन पोस्ट डालकर मदद मांगेगा, पर प्रोफाइल खोलते ही इत्तेफाक से इस लाइव रूम में आ गया। स्ट्रीमर भाग्य बता सकता है सुनकर मरता क्या ना करता वाले मूड में पूछ बैठा कि क्या मास्टर उसे ढूंढ सकता है। स्ट्रीमर के हाँ कहते ही झू सिंह ने बिना सोचे तुरंत 1000 रुपये ट्रांसफर करके 1000 वाला हॉट एयर बलून गिफ्ट भेज दिया। उसके लिए सबसे बड़ा नुकसान बस 1000 रुपये का था, पर अगर सच में कोई असली मास्टर मिल जाए तो। कनेक्ट होते ही झू सिंह फौरन बोला, मास्टर मेरा नाम झू सिंह है। मेरे पापा 3 दिन से गायब हैं। उन्हें अल्जाइमर्स भी है। गांव में ही गायब हुए, रिपोर्ट भी की। सब लोग 2 दिन से पहाड़ों में ढूंढ रहे हैं, कुछ नहीं मिला। मैं परेशान होकर मर रहा हूँ। मास्टर मदद कीजिए। अपने पापा की जन्मदिन मुझे प्राइवेट मैसेज कर दो। झू सिंह को प्राइवेट भेजने को इसलिए कहा ताकि पर्सनल प्राइवेसी बनी रहे। उसने तुरंत भेज दिया। आधे मिनट में मुझे उसके पापा की कुंडली मिल गई। मैंने फ़ोन पर वो मैसेज देखते हुए पूछा, एक बार कंफर्म कर लो जो भेजा है उसमें कोई गलती तो नहीं? नहीं, गलती नहीं है। जो भेजा है वही मेरे पापा की सही जन्म तारीख वाली कुंडली है। झू सिंह फौरन बोला। मैंने कहा, अगर तो पक्का कंफर्म कर रहे हो कि भेजी गई जानकारी सही है तो ये किसी की मृत्यु के बाद की कुंडली है। 2 दिन पहले ही देहांत हो चुका है। इनके दिल में एक चाहत थी, मरने से पहले वहां गए जहां जाना सबसे ज्यादा चाहते थे। वो जगह पश्चिम दिशा में है। आसपास चीड़ और बांस के पेड़ हैं। मैंने थोड़ा रुककर फिर कहा, और वहां एक कब्र भी है। वो उनकी पत्नी की कब्र है। तुम्हारे पापा उसी कब्र के सामने गुजर गए। अगर उनकी बॉडी ढूंढनी है तो वहीं जाओ। झू सिंह ये सुनते ही गुस्से में आ गया, तू धोखेबाज है। अगर नहीं जानता तो मत बता। यहाँ बैठकर किसी को श्राप क्यों दे रहा है? मैं बता दूं, मेरी माँ की कब्र पर हम पहले भी जा चुके हैं। कई बार वहां से गुजरे भी हैं। वहां मेरे पापा का कोई नामो निशान नहीं था। झू सिंह की इस गाली के बाद लाइव रूम वालों को नए ताने मारने का मौका मिल गया। हाँ हाँ हाँ, स्ट्रीमर इतनी जल्दी बेइज्जत हो गया। बिल्कुल सही बात है। अगर भाग्य नहीं बता सकता तो मत बता, किसी को श्राप क्यों देना? मुझे तो लगा पेड एक्टर है ये, तो असली में एक्सपोजिंग करने आया निकला। हंसी आ रही है? स्ट्रीमर सुन लो, तुम्हारे कस्टमर ने ही कह दिया नहीं आता तो मत बता। थोड़ा दुख हो रहा था इस झू सिंह के लिए, कितनी बेचैनी से अपने अल्जाइमर्स वाले पापा को ढूंढ रहा था। इतना परेशान होकर 1000 रुपये लगाकर उल्टा एक श्राप ले बैठा। पर मुझे कोई घबराहट नहीं थी। मैंने सिर हिलाकर धीरे से कहना शुरू किया, झू सिंह, तुम्हारे पापा की कुंडली से मुझे साफ पता चलता है कि उनकी 2 शादियां हुई थी। उनकी पहली पत्नी की मौत जल्दी हो गई थी। डिलीवरी के दौरान माँ और बच्चा दोनों गए थे। तुम्हारी माँ उनकी दूसरी पत्नी थी। तुम्हारी माँ शायद 6 महीने पहले ही गुजरी है। झू सिंह का चेहरा थोड़ा बदल गया। तभी उसे याद आया कि उसके पापा की एक पहली पत्नी भी थी जो पहले ही गुजर चुकी थी, और उसकी माँ के गुजरने का समय भी बिल्कुल सही निकला। मास्टर ने यह भी सही बताया कि तुम्हारे पापा अपनी पहली पत्नी की कब्र के सामने ही गुजरे। उस कब्र में जो दफन है वो उनके सबसे प्यारे 2 लोग हैं। एक उनकी पत्नी, दूसरा वो बच्चा जो जन्म लेते ही सांस नहीं ले पाया। तुम्हारे पापा जब होश में थे तब शायद तुम्हें कहा होगा कि मरने के बाद उन्हें अपनी पहली पत्नी के साथ ही दफनाना, पर तुमने मना कर दिया था, है ना? इंसान की पहली रिएक्शन झूठ नहीं बोल सकती। झू सिंह के चेहरे ने सबको जवाब दिखा दिया। झू सिंह का फेस देखो, स्ट्रीमर ने बिल्कुल सही बोला लगता है। ये स्ट्रीमर तो सच में कुछ जानता है। झू सिंह जल्दी बोलो कुछ। हम तमाशा देखने वाले भी इंतजार कर रहे हैं, कहीं ये सच में पेड डॉक्टर तो नहीं।
एक्टर एक्टर बस यही पता है तुम्हें। अभी अभी पापा गुजरे, किसी का एक्टर कैसे बनोगे? स्ट्रीमर इतना सटीक बता रहा है तो इसे भी मास्टर कहना चाहिए। पैसे वाला हो तो ऐसा भी एक्टर मिल सकता है। RAN के वन वाले ने एक बार में 10,000 लगाए। स्ट्रीमर इतना हैंडसम दिखता है, कौन जानता है RAN के वन और स्ट्रीमर का क्या रिलेशन है। लाइव रूम की कमेंट्स फिर से लड़ने लगी। मुझे परेशानी होने लगी तो मैंने सीधे कमेंट सेक्शन ही ब्लॉक कर दिया। वो लड़े अपने बीच, मुझे फर्क नहीं पड़ता। झू सिंह जैसे कुछ फैक्ट्स मानने को तैयार नहीं था। दांत भींचकर बोला, मेरे पापा वहां नहीं है जहां तुम कह रहे हो, जरूरी नहीं वहीं हो। भले जबान से मना किया, पर झू सिंह के दिल में जवाब आ चुका था। उसे पता था मास्टर ने सब सही बताया है। झू सिंह, कनेक्शन काट मत, हमें भी देखने दो सही निकलता है या नहीं। पर झू सिंह ने सीधे कनेक्शन ही खत्म कर दिया, ऑफलाइन हो गया। लाइव रूम वालों को अजीब सा महसूस हुआ। झू सिंह की ये हरकत देखकर लगता है मास्टर ने सब सही बताया। बस ये मानने में तकलीफ हो रही है कि पापा को सबसे प्यारी उसकी माँ नहीं कोई और थी। मैं तो पहले ही मास्टर के फैन क्लब में ज्वाइन कर लेती हूँ। फॉलो करने के लिए 10 पैसे वाला गुलाब भेजना पड़ता है। गिफ्ट देने के बाद ही फॉलो एक्टिव होता है। मेरे लाइव रूम में पूरी स्क्रीन गुलाब से भर गई। फॉलोअर भी तेजी से बढ़ने लगे। लाइव रूम में बाकी लोग भी डिस्कस करने लगे। मैं होती तो भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। यही तो असली मूनलाइट वर्सेस रेड रोज वाली सिचुएशन है। झू सिंह की मां ने भी पति के साथ कई दशक बिताए, बच्चे भी दिए, पर झू सिंह के पापा मरने से पहले भी अपनी पहली पत्नी को ही याद करते रहे। मरने के बाद भी उन्हीं के साथ दफन होना चाहते थे। ये तो झू सिंह की मां के लिए बड़ा अनफेयर है। झू सिंह की मां बेचारी सच में बड़ी अनलकी थी। अच्छा हुआ पति से पहले चली गई, नहीं तो अभी कितना दुख होता। मैंने फिर से कमेंट सेक्शन खोला तो यही सब लिखा दिखा। मैंने सिर हिलाया पर ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। झू सिंह ने बस इतना पूछा था कि उसके पापा कहाँ हैं, इसलिए मैंने बस इतना ही बताया। बाकी बातें जो झू सिंह के पापा ने जिंदगी में उसे नहीं बताई, अगर जरूरी नहीं तो मैं भी दखल नहीं दूंगा। और किसी को अपने बारे में पूछना है तो सीधे कनेक्ट करने की रिक्वेस्ट भेज दो। मैंने पेमेंट QR कोड की तरफ इशारा किया। यही स्कैन करना बेहतर होगा। लाइव रूम से गिफ्ट आने पर प्लेटफॉर्म को भी हिस्सा देना पड़ता है। मैं यही कह रहा था कि तभी एक नई कनेक्ट रिक्वेस्ट आ गई। पहले ही पेमेंट स्कैन कर दी है, देख लो। कनेक्ट होते ही सामने से एक जवान लड़की की आवाज़ आई। क्या पूछना चाहती हो? बहुत परेशान। नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे बहुत प्यार करता है। हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। दोनों घरों के बड़े भी मिल चुके हैं, सब तय हो चुका है। एंगेजमेंट की बात चल रही है। पर शियाओ यून ने फिर जल्दी से कहा, असल में मेरे घर की कंडीशन उसके घर से काफ़ी बेहतर है। मुझे फील होता है उसके पेरेंट्स मुझसे बहुत खुश हैं। अंकल आंटी भी मुझे बहुत पसंद करते हैं। ये तो सच में अजीब बात है। अगर कांटेक्ट ही ना हो तो रिपोर्ट क्यों नहीं करने दे रहे? उसके पेरेंट्स जरूर कुछ छुपा रहे हैं तुझसे। शियाओ यून ने आ भरी, मुझे नहीं पता। इसीलिए स्ट्रीमर को देखकर सोचा ट्राई करूं। चाहती हूँ स्ट्रीमर मुझे मेरे बॉयफ्रेंड की अभी की सिचुएशन भी बता दे और मेरी शादी के बारे में भी। इंसान जब उलझन में हो तो कुछ ना कुछ सॉल्व करने का रास्ता ढूंढता ही है। हमेशा किसी मास्टर के पास पूछने पहुंच जाता है। तो अपने और अपने बॉयफ्रेंड की जन्म कुंडली मुझे प्राइवेट मैसेज कर दो। मुझे मैसेज मिला, मैंने खोल कर देखा। कुंडली मिलाना मेरे लिए बेहद सामान्य काम है। तुम पहले अपने बॉयफ्रेंड के बारे में जानना चाहती हो या अपनी शादी के बारे में? मैंने पूछा। पहले बॉयफ्रेंड के बारे में बताओ, शियाओ यून ने कहा। मुझे उसकी सच में फिक्र है। मैंने होंठ हल्के से मोड़े। तो पहले मैं तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में बताता हूँ, तुम उसकी फिक्र छोड़ सकती हो। वो अभी बिल्कुल सेफ है। जहाँ है वहाँ कई पुलिस वाले उसे देख रहे हैं। क्या मतलब? शियाओ यून सुनकर सुन्न रह गई। स्ट्रीमर, तुम्हारा मतलब है मेरा बॉयफ्रेंड जेल में है? हाँ हाँ हाँ, मर गई मैं। यही सोच रही थी, अचानक कॉन्टैक्ट कट गया। पेरेंट्स रिपोर्ट भी नहीं करने दे रहे। वजह ये निकली। तुम्हारे बॉयफ्रेंड की कुंडली देखकर लगता है वो एक फ्लर्ट और गैर जिम्मेदार इंसान है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड इस साल 28 साल का है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, इस बार प्रोस्टिट्यूशन के आरोप में पकड़ा गया है। उसका एक 9 साल का बेटा भी है। इतना सुनते ही सारे व्यूअर्स हैरान रह गए। बहन, तूने ये बॉयफ्रेंड कहाँ से कूड़ेदान से उठाया? तेरी आवाज से तो लगता है तू भी अभी ज्यादा उम्र की नहीं है, सीधा किसी और की माँ बनने जा रही है। तेरा बॉयफ्रेंड तो बहुत बैकग्राउंड वाला निकला। व्यूअर्स हैरान थे, पर शियाओ यून तो उनसे भी ज्यादा हैरान थी। वो काफी देर चुप रही, फिर रोते हुए बोली, स्ट्रीमर, तुमने कहा 9 साल का बेटा है? शियाओ यून की आवाज़ पूरी तरह रोने वाली हो गई थी। उसने और उसके परिवार ने कहा था वो 9 साल का लड़का उसका छोटा भाई है। उन्होंने मुझसे झूठ बोला। उसके माँ बाप ने भी साथ मिलकर झूठ बोला मुझसे और मेरे फैमिली से। पिछली बार जब हम उनके घर गए थे तो मेरी माँ ने भी कहा था दोनों भाई एक दूसरे जैसे दिखते हैं। वो छोटा भाई मुझे पसंद नहीं करता था, हमेशा चोरी से मुझे घूरता। मुझे लगा शायद मेरी कोई कमी है। मैंने तो उसके छोटे भाई से प्रॉमिस किया था कि बड़ी होकर उसका भी ख्याल रखूंगी। असल में वो उसका बेटा निकला। मैं तो सिर्फ बैकअप थी। कितनी बेवकूफ़ थी मैं, सच में बहुत बेवकूफ़। पूरे परिवार ने मुझे बेवकूफ़ बनाया। शियाओ यून रोते रोते बोलती रही। असल में जो अजीब सा लगे वो तुम्हारा इंस्टिंक्ट है जो तुम्हें वॉर्न कर रहा होता है। लड़कियों को रिलेशनशिप में ऐसा कुछ फील हो तो जल्दी में एंगेजमेंट नहीं करनी चाहिए। खुद को थोड़ा और समय देना चाहिए ध्यान से समझने के लिए। मैंने फॉलोअर्स को याद दिलाया 28 साल की उम्र में बेटा 9 साल का है, मतलब लीगल मैरिज एज से पहले ही बाप बन चुका था। बच्चे की माँ बच्चे को छोड़कर उससे शादी भी नहीं करना चाहती। समझ सकते हो इंसान कैसा है। प्रोस्टिट्यूशन में पकड़ा जाना जाहिर तौर पर पहली बार नहीं है। एक और बात, शियाओ यून का बॉयफ्रेंड लियू यांग सिर्फ शियाओ यून तक सीमित नहीं, और भी औरतें उसकी जिंदगी में हैं। शियाओ यून को उस आदमी के पेरेंट्स ने खुद चुना था, उन औरतों में से सबसे पसंदीदा डॉटर इन लॉ के तौर पर।
उस आदमी के परिवार को पता है उनका बेटा कैसा है, फिर भी शियाओ यून से छुपाते रहे। सच में जैसा परिवार वैसा ही बेटा, एक हेटर ने जवाब दिया। स्ट्रीमर जो बोले वो मान लूगी, तुम्हारी अपनी कोई समझ नहीं है क्या? तुम कहती हो बॉयफ्रेंड बहुत प्यार करता है, सिर्फ स्ट्रीमर की बातों से यकीन कर लोगी? समय ही सच का इम्तिहान लेता है। शियाओ यून ने आंसू पोंछकर कहा। सही बात है, मैं अभी बॉयफ्रेंड की माँ को फ़ोन करती हूँ। मैं सबसे ज़्यादा चाहती हूँ कि स्ट्रीमर गलत निकले। शियाओ यून ने पानी पीकर गला साफ किया, फिर बॉयफ्रेंड की माँ को फ़ोन लगाया, स्पीकर भी ऑन कर दिया। फ़ोन जल्दी उठ गया। उस तरफ से एक मिडल एज्ड औरत की आवाज़ आई। शियाओ यून, तुम इस वक्त काम पर नहीं हो क्या? आंटी को फ़ोन करने की फुर्सत कैसे ली? लियू यांग की चिंता मत करो अंकल, आंटी को अभी अभी लियू यांग का मैसेज मिला है। उसने कहा काम का बहुत प्रेशर था इसलिए अचानक घूमने निकल गया माइंड फ्रेश करने। डिस्टर्ब नहीं होना चाहता इसलिए फ़ोन बंद कर लिया। ये सब पूरे परिवार ने साथ मिलकर सोचा हुआ जवाब था। शियाओ यून को उम्मीद नहीं थी बॉयफ्रेंड की माँ इतनी जल्दी ये एक्सप्लेनेशन दे देगी। थोड़ी देर के लिए रिएक्ट नहीं कर पाई। लिव रूम वालों ने फौरन उसे सलाह दी, बहन बोल दो तुम्हारे फैमिली वालों ने पता लगा लिया है बॉयफ्रेंड प्रोस्टिट्यूशन में पकड़ा गया है, और ये भी पता है कि बॉयफ्रेंड का छोटा भाई असल में उसका बेटा है। शियाओ यून सिंपल जरूर थी पर बेवकूफ नहीं। व्यूअर्स की सलाह उसने तुरंत इस्तेमाल की। सख्त आवाज में बोली, आंटी अब झूठ बोलने की जरूरत नहीं। मेरे फैमिली ने पहचान वालों से पता लगवा लिया है कि लियू यांग प्रोस्टिट्यूशन में पकड़ा गया है। मुझे ये भी पता है लियू यांग का छोटा भाई असल में उसका बेटा है। ये सब मेरे फैमिली ने पता कर लिया है। उस तरफ की मिडिल एज्ड औरत साफ तौर पर हैरान रह गई। इतनी बड़ी रिएक्शन दी। आंटी सच सामने है, आप अंकल और लियू यांग सब मुझे और मेरे फैमिली को धोखा देते रहे। मैं आप सबसे बहुत निराश हूँ, शियाओ यून ने कहा। बात खुल जाने पर वो मिडिल एज्ड औरत भी घबरा गई। शियाओ यून, पहले आंटी की बात तो सुन लो। लियू यांग जवान था, समझदार नहीं था, किसी और औरत ने उसकी भावनाओं से खेला था। पर बच्चा तो हो ही चुका है, हमें जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी ना। बच्चे की माँ बच्चा नहीं चाहती तो हम भी बच्चे को नहीं अपना सकते। बच्चा कितना बेचारा हो जाएगा, आखिर बच्चे की कोई गलती नहीं। लियू यांग को पिता की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। शियाओ यून, हम दोनों औरतें हैं, आंटी भी इस उम्र से गुजर चुकी है। हस्बैंड चुनते वक्त दिखना, पैसा होना जरूरी नहीं। सबसे जरूरी है मर्द में जिम्मेदारी हो। देखो हमारे लियू यांग में कितनी जिम्मेदारी है। जवानी की गलती भी हिम्मत से मान लेता है, और शियाओ यून, मर्दों में थोड़ा बहुत ही कमजोरी होती ही है। लियू यांग अभी जवान है, थोड़ी देर के लिए खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। उन बुरी औरतों ने ही उसे फंसाया। लियू यांग सिंपल है, ऐसी चीजें कभी देखी नहीं थी। ऐसी चालाक औरतों को पहचानता नहीं, पहली बार में ही बदकिस्मती से पकड़ा गया। लियू यांग तुझसे सच में बहुत प्यार करता है, आंटी की इज्जत रखते हुए इस बार माफ कर दो ना। तुम दोनों 2 साल से ज्यादा साथ रहे हो, इतना अच्छा प्यार है, इतना अच्छा प्यार बनाना आसान नहीं होता। लियू यांग को एक मौका दे दो, वो बाहर आते ही मैं उससे तुमसे माफी मंगवाऊंगी। उस औरत के हर बेचैन शब्द ने मेरी बात सही साबित कर दी। हर बात सच निकली। उस मिडिल एज्ड औरत ने खुद दोनों बातें मान ली। मिडिल एज्ड औरत को और बोलते देख मुझे भी पेशेंस नहीं रहा। कुछ लोग स्वभाव से ही ऐसे होते हैं, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी उसी टाइप का है। उसकी माँ को लगता है तुम्हें नहीं पता कि इस एंगेजमेंट वाली गर्लफ्रेंड के अलावा उसकी और भी कई गर्लफ्रेंड्स हैं। असल में तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत खुले टेस्ट वाला इंसान है, कोई भी आए मना नहीं करता। पैसे हो तो बड़े खर्च करके चोरी करता है, ना हो तो छोटे खर्च में भी चोरी कर लेता है। लाइव रूम वाले हंस हंसकर पागल हो गए। वाह क्या खुले टेस्ट वाली बात कही। स्ट्रीमर तो शब्दों का असली मजा समझने वाला निकला। स्ट्रीमर सही बोल रहा है, कुछ मर्द बदलते ही नहीं। उम्मीद रखने से तो अच्छा जल्दी मर जाना। बॉयफ्रेंड की माँ क्या बकवास कर रही है, बार बार अभी जवान है, समझदार नहीं, और मर्दों में ऐसी कमजोरी होती ही है। बेशर्मी की हद है। 19 साल में बच्चा हुआ तो जवान समझदार नहीं, 28 साल में एंगेजमेंट से पहले प्रोस्टिट्यूशन में पकड़ा गया तो भी जवान समझदार नहीं। यह आदमी कब समझदार होगा? चिता जलने के बाद। व्यूअर ने कहा, मैं भी मर्द हूँ, सच में अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करे तो कंट्रोल ना कर पाने वाली कोई बात नहीं होती। कंट्रोल ना कर पाना बस इसलिए होता है क्योंकि दिल में फिक्र ही नहीं होती। शियाओ यून के आंसू अब रुक नहीं पा रहे थे। तो इस रिश्ते में सिर्फ मैं ही सिंसियरली सोच रही थी? मिडिल एज औरत को अब पता चला कि कोई और भी सुन रहा है बातचीत। बच्चे, तुम्हारे अलावा कौन सुन रहा है वहां? अपने घर की बात घर में ही रखते हैं, फैमिली की बदनामी बाहर क्यों फैला रही हो? तुम भी कितनी नासमझ हो। आंटी मैं भी बाहर वाली ही हूँ, आगे से कांटेक्ट मत करना, शियाओ यून ने कहकर फौरन फोन काट दिया। फिर वहीं बैठकर दुखी होकर रोने लगी। व्यूअर्स लाइव रूम में शियाओ यून को धीरज बनाने लगे। किसी बुरे इंसान के लिए इतना दुखी मत हो, लड़की के आंसुओं की कीमत इतनी सस्ती नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया तुम सबका, ये सब सुनकर दिल हल्का महसूस हो रहा है। मैं बेटर की हकदार हूँ। शियाओ यून ने खुद को संभालकर फिर कैमरा की तरफ देखा। स्ट्रीमर, क्या मेरी शादी हमेशा ऐसी ही उलझी रहेगी? इतनी सिंसियरिटी से रिलेशनशिप किया था, सोचा था सही रास्ते पर है, पता ही नहीं चला कितनी बड़ी मुसीबत में गिरने वाली थी। व्यूअर ने कहा, अच्छा हुआ बहन आज स्ट्रीमर से मिल गई, नहीं तो उस परिवार से आखिर तक धोखा खाती। ये सोचकर कि आगे इस लड़की को ऐसे परिवार का हिस्सा बनना पड़ता, सबको उसकी फिक्र होने लगी। मैंने कमेंट्स देखकर सिर हिलाया। सही बात है, अगर आज तुम इस परिवार से नहीं मिलती तो सच में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। आगे तुम्हारा एंगेजमेंट होता, शादी भी हो जाती। शादी के 6 महीने बाद तुम्हें पहली बार पता चलता कि तुम्हारा देवर असल में तुम्हारे पति का नाजायज बेटा है। शादी हो चुकी होती,
इस बात पर डिवोर्स लेने से तुम्हारे मायके वालों की भी बदनामी होती, इसलिए तुम बर्दाश्त कर लेती। तुम अच्छे दिल की हो, सोचती बड़ों की लड़ाई का बच्चे से कोई मतलब नहीं, इसलिए हस्बैंड पर गुस्सा उस बच्चे पर नहीं निकालती। पर हस्बैंड का वो नाजायज बेटा तुम्हारे साथ हमेशा बुरा बर्ताव करता रहता। तुम प्रेग्नेंट होती 3 महीने की, वो जानबूझकर कुत्ता तुम्हारे पीछे छोड़ देता। तुम गिर जाती, मिसकैरेज हो जाता। पोस्टमार्टम रिकवरी के दौरान तुम्हें पता चलता हस्बैंड का कोई और भी है। तब तुम्हें याद आता एंगेजमेंट से पहले ही हस्बैंड प्रोस्टिट्यूशन में पकड़ा गया था, साथ ही एक बेगाना नाजायज बेटा भी है। फिर भी तुम डिवोर्स नहीं लेती, इस बेतुकी शादी को ढोती रहती। शियाओ यून का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। मेरी जिंदगी इतनी बुरी होने वाली थी, अगर वो आज मेरे लाइव रूम में नहीं आती तो यही होता उसकी पहली शादी में। शियाओ यून, तुम्हारे लिए देर से शादी सही रहेगी। तुम्हारा सही जीवन साथी 29 साल की उम्र में मिलेगा। उससे पहले तुम चाहे जितनी बार शादी करो, आखिर में बुरी तरह ही डिवोर्स होगा। मेरी सलाह है, अभी जवान हो, जल्दबाजी में शादी मत करो। तुम्हारी किस्मत में अपना करियर है। अगर मेरा अंदाजा सही है, तुम अभी नया बिजनेस शुरू कर रही होगी। मास्टर बिल्कुल सही कहा। मैं इस साल नया स्टार्टअप शुरू किया है, अपना छोटा सा स्टूडियो खोला है। शियाओ यून चौंक कर सिर हिलाने लगी। अब तो लहजा भी बदल गया, अब मुझे स्ट्रीमर नहीं मास्टर बुलाने लगी। अपने करियर पर ध्यान दो, करियर अच्छा चलेगा तभी तुम सही जगह पर पहुंचोगी। मैंने आगे याद दिलाया, अभी एक और काम करना है। अपने सोशल मीडिया पर खुलकर बता दो बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप की वजह, और जल्दी घर शिफ्ट कर लो, कहीं ज़्यादा सेफ सोसाइटी में। शिफ्ट करने के बाद अपना नया पता किसी को मत बताना, तुम्हारा एक्स बाहर आते ही तुम्हें ढूंढेगा, शायद उल्टा तुम पर आरोप लगाए, नुकसान भी पहुंचाए। शियाओ यून ने कहा। मास्टर, सब याद रख लिया। शुक्रिया मास्टर, मैंने बस रहस्यमयी सी हंसी दी। मुझे अभी अपने पेरेंट्स को भी फ़ोन करके ये सब बताना है, तो मैं अभी ऑफलाइन होती हूँ। व्यूअर्स का भी शुक्रिया। फॉलोअर्स ने जवाब दिया, बहन तुम स्ट्रीमर की बात ज़रूर मानना, करियर पर ध्यान दो। हम औरतों को पैसा कमाना चाहिए, प्यार में मत उलझो। मुझे अब लगने लगा है स्ट्रीमर सच में मास्टर है, क्योंकि सब पेड एक्टर्स हैं। नए लोग बेवकूफ़ ही होंगे। इतना जवान मास्टर कभी देखा है? लियू रुयान को थोड़ा गुस्सा आ गया। कमेंट किया, जवानी का मतलब काबिलियत ना होना नहीं होता, जवानी का मतलब है खास टैलेंट। यही तो असली जीनियस है इस फील्ड में। RAN के वन भाई तो सच में मीठी जुबान का चीयर लीडर है। पैसे हैं तो जो बोलो वही सही, असली हो या नकली। स्ट्रीमर का लाइव रूम सच में मज़ेदार है, कहानी सुनने के हिसाब से भी वर्थ है। वैसे भी मैं फॉलो कर चुका हूँ, खाली टाइम में यहाँ आकर टाइम पास करता हूँ, अच्छा लगता है। लाइव रूम की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी, नए व्यूअर्स भी बढ़ते जा रहे थे, और उसके बाद किसी ने कनेक्ट करने की रिक्वेस्ट नहीं भेजी। मैंने समय देखा दोपहर हो चुकी थी, इतने पैसे कमा चुका था कि झाओ के घर जाने के लिए गिफ्ट खरीद सकूं, इसलिए स्टॉल बंद करने की सोची। पर जैसे ही मैं लाइव रूम बंद करने वाला था, स्टॉल के सामने एक मिडिल एज्ड आदमी आ खड़ा हुआ। ये सच में भाग्य बता रहा है, मैं तुम्हें बहुत देर से लाइव देख रहा हूँ, आज पहली बार इतनी नई चीज़ देखी। मिडिल एज्ड आदमी ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, छोटे भाई अगर सच में भाग्य बता सकते हो तो मेरा बता दो, आज मुझे बड़ा फायदा होगा। क्या? आज ही एक बड़ी डील करने जा रहा हूँ। मिडिल एज्ड आदमी ने हथेली पर कैश की एक गड्डी लहराई। अगर सही निकला, खुश होकर ये पैसे तुम्हारे हो जाएंगे। लाइव रूम वालों की आंखें उस बड़ी रकम को देखकर चौंधिया गईं। फॉलोअर्स कमेंट करने लगे, इतनी बड़ी कैश की गड्डी, कम से कम 5,000 तो होंगे। ये तो पेड एक्टर जैसा नहीं लगता। ये किसका बॉस है इतना अमीर दिखने वाला? स्ट्रीमर जल्दी बता दो, सच में फॉर्चून बन जाए तो शायद खुश होकर और भी पैसे मिल जाए। मैं उस मिडिल एज्ड आदमी का चेहरा करीब 1 मिनट तक देखता रहा, फिर सीधे मना कर दिया, तुम्हारे पैसे मैं नहीं कमाऊंगा। मेरी इस मनाही से हेटर कमेंट्स तुरंत आ गए। लगता है ये बॉस सच में भाग्य पूछने आया है, इसका कोई प्लांट नहीं है, इसीलिए। तू नकली मास्टर डर गया गलत निकलने से? इस बॉस के पास पैसा है, गलत निकला तो बदला भी ले सकता है। मास्टर डरो मत, बता दो, सबको अपनी असली काबिलियत दिखाओ, हिम्मत से बताओ। लियू रुयान भी परेशान हो रही थी, ये मना क्यों कर दिया? ये तो बेइज्जती जैसा लगेगा। चेंग योंग भी अपना फ़ोन लेकर वहीं आ गया था। वो अभी स्क्वायर में घूम रहा था। मुझे लाइव स्ट्रीम करते देखकर नियर बाय फीचर से ढूंढकर यही लाइव रूम निकाल लिया। कमेंट्स में सबको उकसाते देख चेंग योंग और भी उत्साहित हो गया। फिक्र मत करो, अगर सच में काबिलियत है तो मेरा भी भाग्य बता दो। अगर सच में नहीं बताया तो तुम एक धोखेबाज हो जो भाग्य बताने का नाटक कर रहा है। मेरी आंखों में हल्की सी चालाकी की चमक आई। कुछ लोग तो सच में मरने के लिए ही आगे बढ़ते हैं। पक्का चाहिए बताना? मैंने आखिरी बार पूछा। चेंग योंग ने सीधे कैश की गड्डी मेरे बोर्ड पर फेंक दी। बता दो मेरा आज कितना बड़ा फायदा होगा। मैंने होंठ हल्के मोड़े। जल्दी नहीं, पहले एक मैसेज भेज लेने दो। फॉलोअर्स ने कमेंट किया, स्ट्रीमर कहीं चुपके से बाहरी मदद तो नहीं ले रहा? अभी अभी स्ट्रीमर की मुस्कान में कुछ डरावना सा लगा। ये सच में सही निकला है या नहीं? स्ट्रीमर जल्दी मैसेज भेजकर फ़ोन वापस लगाओ, हमें अब लाइव सीन नहीं दिख रहा। लाइव रूम की कमेंट्स मुझे नहीं दिख रही थी, क्योंकि मैंने स्क्रीन हरे बबल वाले मैसेजिंग ऐप पर स्विच कर ली थी। मैंने नीचाई को एक बहुत लंबा मैसेज भेजा। डर था कहीं नीचाई बिजी हो और ना देख पाए, इसलिए सोचकर लियो रुयान को भी मैसेज भेजा। साथ ही लियो रुयान को थपथपाकर कहा, तुरंत नीचाई को मेरा मैसेज देखने के लिए बोले। लियो रुयान इस वक्त लाइव रूम पर नजर रखने का काम सौंपी गई थी। मैसेज मिलते ही तुरंत मीटिंग रूम में गई। चिंग योंग आधे मिनट इंतजार करके पेशेंस खो बैठा। गर्दन बढ़ाकर मेरे फोन की तरफ झांकने लगा। मैंने सीधे फोन पलट दिया। वापस जाओ जहां पहले खड़े थे, मैंने आवाज लगाई। चिंग योंग 2 कदम पीछे हट गया। अचानक फोन हिला। मैंने उठाकर देखा तो नीचाई का रिप्लाई आ चुका था, अगर बताना है तो अपनी जन्म कुंडली बता दो। मैंने फोन वापस स्टैंड पर लगाया, कमेंट्स पर एक नजर डाली।
फिर पूरा ध्यान इस चेंग साफ पता चल रहा था चेंग योंग बहुत घमंडी इंसान है। मैंने जब उसे अपनी जन्म तारीख बताने को कहा तो उसने माइक जैसे इतनी जोर से बताई मानो चाहता हो आसपास के सब लोग सुन लें। मैंने हूँ बोलकर कहा, जल्दी नहीं, पहले तुम्हें आज कितना फ़ायदा होगा वो नहीं बताऊंगा, पहले तुम्हारे पहले की बातें बताता हूँ, देखो सही निकलता हूँ या नहीं। अभी टाइम है, मैंने कहा। चेंग योंग बगल वाले स्टॉल से ना पूछे एक प्लास्टिक कुर्सी उठाकर सीधे बैठ गया, टांग पर टांग रखकर हंसते हुए।